आज हमारी क्लास है बीए फर्स्ट ईयर की और कल हमने बीए फर्स्ट ईयर विषय है संस्कृत। संस्कृत के अंतर्गत हमने कल अध्ययन किया था वर्ण विचार का। वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजनों का अध्ययन किया था। तो कल हमने स्वर का अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन का। संस्कृत में व्यंजन का, तो संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, तो आप करेंगे। तो संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गया। दूसरा अंतस्थ व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों से, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा आदि को स्पर्श होता है। कंठ का, तालु का, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। मैं आपके सामने भी बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। का से लेकर मा तक के जितने भी व्यंजन होते हैं, का से लेकर मा तक के जितने भी व्यंजन होते हैं, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जैसे का, खा, गा, भा, रा, चा, छा, जा, झा, वा, ता, ता, था, दा, दा, ढा, णा। आगे ता, था, दा, धा, ना, पा, आ, बा, भा और मा। ये आपके स्पर्श व्यंजन है, लिखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। और सबके नीचे हमें हलंत लगाना पड़ता है। सबके नीचे जैसे
हलंत लगाना पड़ता है और जो हमारे इस पर व्यंजन की संख्या होगी 25। संख्या 25 हो गई। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आती है। अंतस्थ व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, ये तो आपको समझाइए क्या होता है। अंतस्थ व्यंजन होती है और इनको एड कहते हैं। संस्कृत में इनको अंतस्थ व्यंजन को एड कहा जाता है। इनको कहते हैं एड कहते हैं संस्कृत में। इसमें आता है या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। या, रा, ला, बाकी या, रा, ला, बाकी है। 4 माने गए हैं और इनको, इन वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन वर्णों को या ला को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब आते हैं हमारे उत्सुम व्यंजन। उत्सुम व्यंजन कौन कौन से होते हैं उनको भी लिख लीजिएगा। उत्सुम व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से उष्मा की अधिक आवश्यकता लगती है या मुंह से बोलते समय मुख से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है तो उनको उत्सुम व्यंजन कहते हैं। उत्सुम व्यंजन, उत्सुम व्यंजन कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं सण ऊष्मणा। कैसे? ये 4 हैं। जैसे आप कहिए बड़ा सा, छोटा सा, छोटा सा और 4 प्रकार के माने गए हैं। इसके बाद आते हैं 3 हो गए तो इसके बाद संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। तो जैसे का, सा, आ, जैसे जो का हो गया प्लस सा हो गया प्लस आ हो गया और आगे कौन सा वर्ड बनेगा? तो बनेगा छ। ये वर्ण बनेगा। इसी तरह से ता है प्लस रा है, ता रा प्लस आ,
इससे कौन बनेगा बताइए तो बताइए। तो त्रा बनेगा, त्रा बन जाएगा। इसी तरह से जा, जे, जाम, जा प्लस वहाँ प्लस, तो इससे बनेगा ज्ञा। क्या कर लीजिए इसे। अब हम करेंगे अध्ययन मिश्रित या संयुक्त व्यंजन। ये हो गए आपके मिश्रित या संयुक्त व्यंजन हो गए। अब करेंगे अयोगभाव किसे कहते हैं, अयोगभाव किसे कहते हैं। तो आपको पता है अयोगभाव विसर्ग को कहते हैं। अयोगभाव किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। ये आपका हो गया। अब प्रेतन, प्रेतन किसे कहते हैं, प्रेतन। तो हम अध्ययन करेंगे प्रेतन का। प्रेतन वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा करने वाले, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रेतन कहते हैं। और प्रेतन दो प्रकार के होते हैं। कहने का भाव है जो अक्षर हैं, अक्षरों को हम जो मुख से बोलते हैं उनके बोलने की चेष्टा को प्रेतन कहते हैं। और प्रेतन दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रेतन और दूसरा बाह्य प्रेतन होते हैं। तो प्रेतन की परिभाषा लीजिए। प्रेतन, प्रेतन है वर्णों को उच्चारण करने की चेष्टा को, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को, वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रेतन कहते हैं। प्रेतन कहते हैं। प्रेतन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रेतन और दूसरे बाह्य प्रेतन। प्रेतन और दूसरा है बाह्य। प्रेतन होते हैं। आभ्यंतर प्रेतन का अर्थ है भीतर, आभ्यंतर का अर्थ है भीतर। प्रेतन करने से उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। आभ्यंतर प्रेतन का अर्थ है जब हम किसी वर्ण को बोलने से पूर्व हमारे मुख के अंदर होती है तो उसे आभ्यंतर प्रेतन कहते हैं। लिख लीजिएगा आभ्यंतर, आभ्यंतर प्रेतन का, आभ्यंतर प्रेतन का अर्थ है भीतर।
जो वर्णों के उच्चारण के समय मुख के अंदर होती है, जो वर्णों के उच्चारण के समय, जो वर्णों के उच्चारण के समय मुख के अंदर होती है। जो वर्णों के उच्चारण के समय मुख के अंदर होती है। अब प्रश्न बनता है कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर जो प्रयत्न है वो 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। होता है। नंबर 1, स्पष्ट व्यंजन। नंबर 2, शब्द स्पष्ट व्यंजन। उसके बाद में विभक्त। नंबर 3 है विभक्त। और विभक्त के बाद है विभक्त। 4 विभक्त। उसके बाद में 5वां है समृद्ध। 5वां समृद्ध। इनको आप लीजिए। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो ये 5 प्रकार का है। और स्पष्ट, स्पष्ट, विभक्त, विभक्त और समृद्ध। तो मैं इनके सबके बारे में आपको भी बताता हूँ। नंबर 1, इसका मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न में जीवा, कंठ, तालु, मूर्धन्य दंत आदि को स्पर्श करती है। जैसे जीभ हो गई, कंठ हो गया, तालु हो गया, दंत को स्पर्श करती है। दूसरा हो गया है इससे का अर्थ है थोड़ा स्पर्श, यानी इसका अर्थ है स्पर्श तो करती है लेकिन थोड़ा सा स्पर्श करती है। कितना करती है। थोड़ा स्पर्श करती है। थोड़ा स्पर्श करती है। जैसे या, इसमें कौन कौन से आते हैं। या, रा, ला और वा। ये
आते हैं। इसके बाद में आपका विवर्त है, विवर्त का अर्थ है खुला हुआ। इसका जो अर्थ होता है खुला हुआ, खुला हुआ, खुला हुआ। इसका जो मीन्स है वो होता है खुला हुआ। इनके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है, इनके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है। इनके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है, खोलना पड़ता है। इनके उच्चारण में मुख को खोलना पड़ता है। इस विवर्त का अर्थ है, इसका भी अर्थ है थोड़ा खुला हुआ, यानी थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा खुला हुआ। इनके उच्चारण में, यानी हमारी जीभ है, जीवा को कम उठाना पड़ता है। इनके उच्चारण में जीवा को, जीभ को कम उठाना पड़ता है। बड़ा सा, छोटा सा, छोटा सा और इसके बाद में नेट है संवर्त। इसका अर्थ है ढका हुआ या बंद। इसका जो अर्थ होता है संवर्त का, इसका अर्थ होता है ढका हुआ या बंद। ढका ढका हुआ या बंद। आपको यहाँ तक तो उतना समझ आइए। जो मैंने आपको बताया कि आधेयता प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवर्त, ईषद विवर्त और संवर्त। ये 5 प्रकार के हैं। हमेशा आपको उनको याद रखना है, पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।